दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इसमें हम भारत के संवैधानिक विकास और संविधान सभा तथा संविधान निर्माण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये वीडियो विशेष रूप से नागरिक शास्त्र विषय से आयोजित की जाने वाली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई परीक्षा तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई है? तो सही उत्तर है 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? तो सही उत्तर है लॉर्ड मेयर। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण और विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? तो याद रखिएगा सन 1600 ईस्वी के चार्टर से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आप सभी के लिए। इसमें ये पूछा गया है कि आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण और विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये सन 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। आप जान लीजिए, भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। और जिस समय तक यानी 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा और ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर कई प्रकार के कानून और आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती थी। 1858 के बाद कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह से भारत में आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण और विकास की नींव सन 1600 ईस्वी के चार्टर से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर और उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया था? तो ये था सन 1726 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार गवर्नर और उसकी परिषद के सदस्यों में जो है उनको स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? तो ये था आपका 1773 का नियामक आयोग या रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मानसन और बरबेल। ये वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था उसके 4 सदस्यीय परिषद के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में निहित थी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति। अगले प्रश्न पर आते हैं, गवर्नर जनरल जो है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति निहित थी। इसी के साथ एक प्रश्न और है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बार बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी उसमें कुल 4 सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने को प्रतिबंधित किया गया था? तो ये था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के लोगों को भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना सन 1774 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन के संसद का नियंत्रण के स्थापना का पहला प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? तो सही उत्तर है इल्बर्ट ने। इल्बर्ट ने 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल कहा है और इसका कारण क्या है? अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त किया गया था? तो ये था 1781 का सेटलमेंट एक्ट। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? तो ये था 1781 का सेटलमेंट एक्ट। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, सबसे पहले किस गवर्नर जनरल को और किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति यानी चीफ कमांडर दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थीं। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा याद रखिएगा कि कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया था। अगला प्रश्न है, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक और प्रश्न है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कि कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण कब स्थापित हुआ? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित हुआ था। एक और प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता था? आपको बताना है। तो ये थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष होते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नरों के लिए भी विस्तृत किया गया था? तो सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1793। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नरों के लिए भी विस्तृत किया गया। अगला प्रश्न है, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो याद रखिएगा 1793 के राजलेख के तहत नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? तो ये था 1813 का राजलेख। 1813 का राजलेख भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति देता है।
अगला प्रश्न है 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि या कितनी धनराशि निहित की गई थी? तो ये था 1,00,000 रुपये। याद कर लीजिए, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1,00,000 रुपये व्यय के लिए धनराशि निहित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आकर बसने और व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत भारत में आकर बसने और व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? तो याद रखिएगा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 की गई, जिनमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आपसे पूछा गया है कि क्या आपको पता है? आप बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्याओं और भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा प्रदान करना था और इसके पहले प्रिंसिपल गिलक्रिस्ट थे। याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल गिलक्रिस्ट थे। एक और तथ्य है कि 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित विधियों को विनियम कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम द्वारा निर्मित विधियां अधिनियम कहलाती थीं। दूसरे शब्दों में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्मित विधि को अधिनियम कहा जाता था। ये एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य है आप सभी के लिए। 1853 का राजलेख, तो भारतीय शासन यानी 1853 का राजलेख भारतीय शासन ब्रिटिश कालीन के इतिहास में अंतिम चार्टर या राजलेख था और स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 1955 में। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले लॉ कमीशन का गठन 1955 में हुआ और इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ को बनाया गया, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी थे। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला विधि आयोग 1955 में गठित हुआ और इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ को बनाया गया था। ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। अगला है, मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हुआ था? तो 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो चीफ कमांडर होता था उसको गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हुआ था 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा पूर्णतः समाप्त किया गया? तो 1833 के राजलेख द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। एक और प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति यानी लॉ मेंबर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो 1833 के राजलेख द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई थी? तो ये था 1833 ईस्वी का अधिनियम। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? आपको बताना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए। 1833 के राजलेख में भारत के शासन में पहली बार सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण का प्रयास दिखाई देता है। एक और प्रश्न है, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 के नियम 5 से दास प्रथा को अवैधानिक और इस पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे आपसे अपेक्षा की गई है कि इसे भी जानिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे और लॉर्ड मैकालो को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और समिति का उद्देश्य शिक्षा के लिए
1 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करना था। लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में प्रस्तुत विधेयक, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था, इसको इल्बर्ट बिल कहा जाता है और ये महत्वपूर्ण विवाद का बिंदु बन गया था। तो लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में एक विधेयक पेश किया गया जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था और इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। अगला है दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को परिषद द्वारा अधिक कुशलता से कार्य संपादन के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई और वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए जो उसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। इस तरह से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई 1861 के अधिनियम द्वारा। अगला है 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था। जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तब गवर्नर जनरल, और जब भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तो वायसराय कहलाता था। तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है। ऐसे तो 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल वायसराय एक ही व्यक्ति होता था। जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तब गवर्नर जनरल, जब भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तब वह वायसराय कहलाता था। अगला है 1833 ईस्वी में संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसका लगभग संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था। तो कब? 1833 ईस्वी में। अगला है दोस्तों भारत में कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि भारत में कंपनी के शासन का अंत 1858 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1858 का अधिनियम जो है क्रांतिकारी था। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति जो है वो किस में आ गई। तो याद रखिएगा ये भारत मंत्री या भारत के सचिव और 15 सदस्यीय भारत परिषद में 1858 में कंपनी शासन के अंत के बाद शासन संचालन की शक्ति आ गई थी। अगला प्रश्न है भारत परिषद के सदस्यों यानी जो 15 सदस्य होते थे उनकी नियुक्ति कौन करता था। तो इसमें 8 सदस्य सम्राट के द्वारा, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा और 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त होते थे। अगला प्रश्न है भारतीय मामलों पर किस अधिनियम के द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो स्थापित किया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों 1784 के एक्ट द्वारा निदेशक बोर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक बोर्ड जो स्थापित किया गया था उसको 1858 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट है कि इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो याद रखिएगा ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया था। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा। तो ये जरूर याद रखिएगा 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव भी 1861 के अधिनियम के द्वारा रखी गई थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई थी। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी।
तो लॉर्ड कैनिंग ने। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? तो उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बजट पर बहस का अधिकार जो है भारतीय सदस्यों को भी मिल गया था। भारत में प्रतिनिधि सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नींव किस अधिनियम के द्वारा? तो आप जान लीजिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी थी। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? तो ये था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 जो है ये सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित था मार्ले मिंटो अधिनियम। अगला प्रश्न है फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन सा है? तो ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ये फूट डालो और राज करो नीति का पोषक है, क्योंकि इसने भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच फूट डालने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सबसे पहले किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा वायसराय की परिषद में पहली बार भारतीय सदस्य को शामिल किया गया और वायसराय की परिषद में सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये शामिल हुए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? तो वर्ष याद रखिएगा 1909 में भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो के.सी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। के.सी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले 2 भारतीय थे। अगला प्रश्न है प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया? तो 1909 के अधिनियम द्वारा। और किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई थी? तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी और द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? तो 1919 में। और द्वैध शासन या डायरार्की के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे लियोनेल कार्टिस। याद रखिएगा, द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनेल कार्टिस थे। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपनी पुस्तक डायरार्की में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया? तो लियोनेल कार्टिस ने। और इनको ही द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है इसको किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति के अध्यक्ष अलेक्जेंडर मूडीमैन था। केंद्र और प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किया गया। देखिए, भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद किया गया? तो 1919 में भारत सचिव
और उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना बंद किया गया। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया? तो 1935 के अधिनियम द्वारा। याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत में 1935 के अधिनियम द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। और देखिए, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? तो मुस्लिमों से 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, जबकि 1919 के अधिनियम के द्वारा सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को भी सांप्रदायिक आधार पर सीटों का आरक्षण किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? यानी किस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में कोई प्रस्तावना नहीं थी। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? तो संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव 1935 के भारत शासन अधिनियम में था। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? इसका मुख्य कारण ये था कि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई थीं। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो ये थी स्वायत्त शासन व्यवस्था। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस रूप में किया गया था? तो 3 सूचियों के रूप में। संघ सूची में कुल 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और प्रांतों में जो शक्ति विभाजन किया गया था वो 3 सूचियों में किया गया था। अगला प्रश्न है, फेडरल यानी संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा फेडरल जुडिशियरी या फेडरल न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, संघीय न्यायालय को कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? तो संघीय न्यायालय को प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदात्री तीनों ही अधिकारिताएं प्राप्त थीं। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनी विधानमंडल स्थापित किए गए थे? तो 6 प्रांतों में। याद रखिएगा, भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य था, जिन्होंने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित गाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको और शामिल किया गया? तो इसमें आंग्ल भारतीय, ईसाई, यूरोपियों और सिखों को भी शामिल कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र यानी दास्ता का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी या दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। अगला है दोस्तों, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले कब किया गया था, आपको बताना है। तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन का प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया था? तो भारत विभाजन की मांग और संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं करने के कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, आप देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, स्टेपर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे,
और एवी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। ये तीनों लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? तो याद रखिएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान संविधान सभा में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? तो संविधान सभा का निर्वाचन इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मान्यता प्राप्त समुदाय कौन से थे? तो सामान्य, मुस्लिम और सिख ये संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मान्यता प्राप्त समुदाय थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 389। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो याद रखिएगा हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं किए गए थे। अगला है, प्रांतों को कितने समूहों में बांटा गया था? तो 3 समूहों में। समूह क में 6 हिंदू बहुमत वाले प्रांत थे, समूह ख में मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत थे, समूह ग में असम और बंगाल का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो संविधान सभा के निर्वाचन के लिए जो प्रांत थे आप देख लीजिए, उनको 3 समूहों में बांटा गया था, हिंदू बहुमत वाले, मुस्लिम बहुमत वाले और असम और बंगाल के मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत। अगला है दोस्तों, 1937 के चुनाव के आधार पर जो सरकार का गठन हुआ था उसमें कौन कौन लोग कहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो मद्रास में सी राजगोपालाचारी जो कि कांग्रेस से थे, बम्बई में बीजी खरे कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी थी, मध्य प्रांत और बरार में बीजी खरे बाद में रविशंकर शुक्ल बने थे जो कि कांग्रेस से थे, बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा कांग्रेस से, और संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बने थे 1937 में कांग्रेस के, ओडिशा में बी.एन. दास कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में डॉक्टर खान साहब याद रखिएगा, और कांग्रेस और मिलीजुली सरकार के प्रयास से ये बने थे। सिंध में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह अप्रैल 1937 से मार्च 1938 तक, उसके बाद अल्लाह बख्श सुमरो मार्च 1938 से अप्रैल 1940 तक, और मीर बंदेह अली खान अप्रैल 1940 से मार्च 1941 तक। इसमें मुस्लिम पीपुल्स पार्टी, इत्तेहाद पार्टी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लोग थे। असम में मुख्यमंत्री सादुल्लाह बाद में गोपीनाथ बारदोलोई बने थे, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी थी। पंजाब में मुख्यमंत्री सिकंदर हयात खां थे यूनियनिस्ट पार्टी से, और बंगाल में फजलुल हक बने थे मुख्यमंत्री मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी के सहयोग से। यहाँ पर बंगाल में फजलुल हक मुख्यमंत्री बने थे। अगला है दोस्तों, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा 5 प्रांतों में। 1937 में पंजाब में किसके नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी? तो सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो ये था पीला बक्सा, याद रखिएगा 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में 1937 में बम्बई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इंडिपेंडेंस पार्टी बम्बई में डॉक्टर अंबेडकर ने बनाई थी, और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी अफसर हुसैन के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, सिंध में अब्दुल्ला हारून ने 1937 में किस क्षेत्रीय दल की स्थापना की थी? तो स्वतंत्र दल की। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 8 प्रांतों में। 5 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने दम पर, 3 प्रांतों में अन्य दलों के सहयोग से। अगला है, मुस्लिम लीग को 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीटें मिली थीं? तो बंगाल में 40 सीटें मिली थीं। संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन किया गया? तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे 1937 के चुनाव के बाद।
अब आइए अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। 15 सदस्य। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। वायसराय लॉर्ड वेवेल इसका अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के प्रमुख थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर जान मथाई उद्योग और आपूर्ति। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। सी एस भाभा ये कार्य, खान और बंदरगाह मंत्री। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री। अरुणा आसफ अली रेलवे और परिवहन। जगजीवन राम श्रम मंत्री। और लियाकत अली खां के पास वित्त विभाग था और ये लीग के सदस्य थे। आई चुंदरीगर वाणिज्य विभाग इनके पास था, ये भी लीग के सदस्य थे। अब्दुल रब निस्तर संचार, ये लीग के सदस्य थे। जोगेंद्र नाथ मंडल इनके पास विधि मंत्रालय था और ये लीग के सदस्य थे। गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री, जो कि लीग के सदस्य थे। ये 5 लोग अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग से शामिल हुए थे। अगला है दोस्तों, प्रीवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं? तो वो परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन के लिए चुना था, उसको प्रीवी काउंसिल कहा जाता है। संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से थे? तो संयुक्त प्रांत से 55 प्रतिनिधि थे। दूसरे और तीसरे स्थान पर मद्रास से 49 प्रतिनिधि और बिहार से 36 प्रतिनिधि। तो ये सबसे अधिक प्रतिनिधि का मतलब जनसंख्या के आधार पर ये चुनाव हुए थे। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो बंगाल के पूर्वी भाग से। और आप जान लीजिए डॉक्टर अम्बेडकर 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, लेकिन भारत के विभाजन के उपरांत वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के MR जयकर से रिक्त कराकर उपचुनाव के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? आपको बताना है। तो उत्तर है बंगाल में प्रधानमंत्री HS सुहरावर्दी थे। अगला प्रश्न है, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? तो डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ शासन करना या शासित प्रदेश होता है। ब्रिटेन की साम्राज्ञी का स्वदेश और विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उनका शासन था, डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित किया गया। वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? आपको बताना है। तो वो मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में रियासतों के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? तो मैसूर से 7 प्रतिनिधि। द्वितीय स्थान पर ट्रावणकोर से 6 प्रतिनिधि शामिल थे संविधान सभा में। और आप जानते हैं कि हैदराबाद रियासत से किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य तो देखिए इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों से 93 और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें महिला सदस्य 15 थी, अनुसूचित जाति के 26 लोग और अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य थे। इसके अलावा संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या अगर जो हम संविधान सभा में देखेंगे तो संप्रदाय के आधार पर सामान्य वर्ग से 213 लोग, मुस्लिम वर्ग से 79 और सिख धर्म के 4 लोग शामिल थे। चुनाव परिणाम की स्थिति ये थी कि कांग्रेस 208 सीटों पर, मुस्लिम लीग 73 और निर्दल को 8 सीटें प्राप्त हुई थी संविधान सभा के चुनाव में। और एक महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछा गया है कि क्या आपको पता है कि सबसे पहले स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण की मांग की गई थी। उसके बाद कांग्रेस ने 1937 के फैजपुर यानी महाराष्ट्र अधिवेशन में इस मांग को स्वीकार किया था और 1939 के त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित अधिवेशन था,
कांग्रेस ने इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एक तरीका संविधान सभा होगी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का उपसभापति उपाध्यक्ष कौन था? तो अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल को। और भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन महात्मा गांधी का है, जिनका कहना था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। अगला प्रश्न है, क्या BR अम्बेडकर और अबुल कलाम आज़ाद को सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था? तो नहीं। सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो MN राय। भारत के प्रथम साम्यवादी और उग्र मानवतावादी विचारक MN राय ने भारत में औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? तो आप सभी जानते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुतियों के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुए? तो 296 स्थानों के लिए। और आप देखिए, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थीं? 208 सीटों पर विजय कांग्रेस को मिली थी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थीं। अगला प्रश्न है, किस योजना द्वारा भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था? तो ये माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया था? तो क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली ने जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा जो है की थी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान 2 गणराज्यों का उदय हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 18 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। अब आइए देखते हैं, भारत में संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनी थी उसके प्रमुख सदस्य कौन से लोग थे? तो संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, गोपाल स्वामी अयंगर, गोविंद वल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खां, पुरुषोत्तम दास टंडन, KM मुंशी, प्रोफेसर KT शाह, डॉक्टर जयशंकर, टेक चंद बख्शी, T कृष्णमाचारी, सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यर, मसानी मीनू मसानी, HS गौड़, सर फिरोज खां। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सर फिरोज खां, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, JB कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, C राजगोपालाचारी, पंडित हृदयनाथ कुजरू, नूर सोहरावर्दी, ख्वाजा नजीमुद्दीन, लियाकत अली खां, जफरुल्लाह खां, VL मित्रा, DP खेतान, मोहम्मद सादुल्ला और N माधवराव ये संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में शामिल थे। एक और तथ्य आता है कि संविधान सभा में शामिल जो महिलाएं थीं, कौन कौन सी 15 महिलाएं शामिल थीं, ये किन प्रांतों से चुनी गई थीं? तो सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से, विजयलक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश, बेगम एजाइज रसूल उत्तर प्रदेश से,
राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से, सरोजनी नायडू बिहार से, हंसा मेहता बम्बई से, जी दुर्गाबाई मद्रास से, दक्षयानी वेलायुधन मद्रास से, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से। इसके अलावा आप देखिए मालती चौधरी उड़ीसा से, रेणुका राय पश्चिम बंगाल से, लीला राय पश्चिम बंगाल और एनी मस्करेनी त्रावणकोर से थीं और ये संविधान सभा की 15 महिला सदस्य थीं। अब आइए स्वतंत्रता के बाद गठित अंतरिम मंत्रिमंडल और उनके विभागों के बारे में जान लेते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, कॉमनवेल्थ संबंध और वैज्ञानिक शोध मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री का दायित्व था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य तथा कृषि मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जान मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, R.K. षणमुगम चेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री और N.B. गाडगिल कार्य, खदान और ऊर्जा मंत्री थे। और आप जान लीजिए कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक ही थे। इसके पश्चात कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नियुक्त किए गए थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया जाता था? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार। संविधान सभा के विभाजन यानी पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 324 सदस्य थे। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। एक और प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 सीमा आयोगों का जो गठन था आपको बताना है कि कब किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग 30 जून 1947 को गठित हुआ था। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सर रेडक्लिफ थे। अगला प्रश्न है, भारत मंत्री या भारत सचिव का पद कब समाप्त किया गया? तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत मंत्री का पद समाप्त हो गया था। और 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा था 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। अब आइए संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का गठन उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे आपको बताना था। तो पंडित जवाहरलाल द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिली थी? तो ये तिथि है 22 जनवरी 1947 को। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसके सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य DP खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया?
तो टी कृष्णमाचारी को। एक और प्रश्न है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार पटेल अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों के बारे में जान लीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर एन माधवराव सदस्य बने, और DP खेतान इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण टी कृष्णमाचारी को इसका सदस्य बनाया गया था। तो प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। या पूछता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य हो जाएंगे। अब आइए संविधान निर्मात्री समिति और उनके अध्यक्षों के बारे में जान लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रियासत समिति, देशी रियासतों से वार्ता करने के लिए रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देशी रियासत समझौता समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति S वरदाचार्यार। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू के पास था। और संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष GV मावलंकर थे। आवास समिति B पट्टाभी सीतारमैया। प्रत्यय पत्र समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसके उप समिति HC मुखर्जी के पास था। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों की उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई थे। और अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के असम के क्षेत्रों को छोड़कर AV ठक्कर इसके अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई, उसके क्या परिणाम हुए? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, ये किसने कहा था? तो सरदार पटेल ने कहा था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? तो 14 अगस्त 1947 को। भारतीय उपनिवेश के लिए संप्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे? तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 394 में। और ये संविधान के प्रारंभ के बारे में है, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत यानी 26 नवंबर 1949 से और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे।
भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण ये है कि संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर है, इसलिए इस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? तो अक्टूबर 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारतीय स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई। इसमें 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से शामिल सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? तो 3 वाचन के पश्चात। पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा आप देखिए 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो कुल 3 वाचन हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा या संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे, याद रखिएगा। किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर कुल 12 बैठकें गणना करने पर आती हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया था? तो आंसर है 114 दिन। याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा कुल 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा, संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई थी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास, भारत के संवैधानिक विकास और संविधान सभा तथा संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने कवर किया, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।